हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 263 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी सीधे वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछले एपिसोड में शिहाओ ने अपनी जबरदस्त पावर दिखाते हुए आउटर वर्ल्ड के 6 यंग किंग्स को खत्म कर दिया था। और इसी वजह से अब उसकी पहचान चारों तरफ फैल चुकी है। हर कोई उसे टारगेट करना चाहता है। अब करंट सीन में हम देखते हैं कि शिहाओ को लगातार आउटर वर्ल्ड के लोग चेज कर रहे होते हैं। ये लोग उसे हर हाल में मारना चाहते हैं क्योंकि अब शिहाओ उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन शिहाओ भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो लगातार फाइट करता है और एक एक करके कई एनिमीज को खत्म करता जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है कि एनिमीज की संख्या बहुत ज्यादा है। शिहाओ कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक साथ इतने सारे अपोनेंट्स को हैंडल करना आसान नहीं होता और धीरे धीरे उस पर प्रेशर बढ़ने लगता है। और तभी अचानक सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है क्योंकि वही गोल्डन बुल फिर से एंट्री लेता है। ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है बल्कि इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ एक रेयर और बेहद खतरनाक क्रीचर है। और जैसे ही वो आता है सीधा शिहाओ पर हमला कर देता है। गोल्डन बुल का अटैक इतना पावरफुल होता है कि शिहाओ को फिर से दाव इंजरी लगती है। ये इंजरी कोई साधारण चोट नहीं होती बल्कि बॉडी के अंदर तक डैमेज करती है। और अब शिहाओ की कंडीशन और भी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ जब आउटर वर्ल्ड के फाइटर्स इस गोल्डन बुल को देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण बीस्ट नहीं है बल्कि एक रेयर ट्रेजर जैसा है। और इसलिए वो लोग शिहाओ को छोड़कर गोल्डन बुल को कैप्चर करने का प्लान बनाने लगते हैं ताकि उसे अपने हायर अप्स को देकर रिवॉर्ड और ऑनर हासिल कर सकें। लेकिन गोल्डन बुल किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं होता। जैसे उसे फील होता है कि कई लोग उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंस्टेंटली एग्रेसिव हो जाता है और सीधे आउटर वर्ल्ड के फाइटर्स पर ही अटैक शुरू कर देता है। इस अचानक बदली हुई सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा शिहाओ को मिलता है। अभी तक जो सारे एनिमीज उसे टारगेट कर रहे थे, अब उनका ध्यान गोल्डन बुल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन शिहाओ अंदर से काफी इंजर्ड होता है, खासकर डाओ इंजरी की वजह से। इसलिए उसे तुरंत कोई मौका चाहिए होता है अपनी कंडीशन को संभालने के लिए। और तभी शिहाओ एक स्मार्ट मूव करता है। वो अपने वेपन गॉड स्टोन का इस्तेमाल करता है। मजेदार बात यह है कि गॉड स्टोन उस समय सो रहा होता है, लेकिन शिहाओ उसे सीधे एनिमीज की तरफ फेंक देता है। और जैसे ही गॉड स्टोन गिरता है वो अचानक जाग जाता है और सिचुएशन को समझते ही सीधा अटैक मोड में आ जाता है। अब बैटलफील्ड पर एक अलग ही केओस शुरू हो जाता है क्योंकि एक तरफ गोल्डन बुल है और दूसरी तरफ गॉड स्टोन। दोनों मिलकर आउटर वर्ल्ड के फाइटर्स को तेजी से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इनकी स्पीड, इनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि एनिमीज को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पूरा बैटलफील्ड एकदम मेसी हो जाता है और एनिमीज बुरी तरह दब जाते हैं। शिहाओ ये सब देखकर तुरंत डिसीजन लेता है। वो गॉड स्टोन को वापस अपने पास बुला लेता है और गोल्डन बुल को वहीं एनिमीज से लड़ने के लिए छोड़ देता है। शिहाओ उस मौके का फायदा उठाकर तुरंत वहां से निकल जाता है क्योंकि इस समय उसके लिए सबसे जरूरी है अपनी चोट को ठीक करना। भागते भागते वह एक गुफा में जाकर छिप जाता है, लेकिन यहाँ आकर उसकी हालत और भी बिगड़ने लगती है। दाव की चोट अब अपना असली असर दिखाने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसी हालत में शिहाओ को एक अहम बात समझ आती है। उसे एहसास होता है कि वो गोल्डन बुल कोई साधारण जीव नहीं था। उसके हमलों में ग्रेट दाव की शक्ति शामिल थी और यही वजह है कि वह इतनी गहरी और खतरनाक चोट देने में सफल हुआ। अब केव के अंदर शिहाओ की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है। दाव इंजरी का असर उसके पूरे शरीर में फैल रहा होता है और वो समझ जाता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। इसी दौरान जब वो केव के अंदर आगे बढ़ता है तब अचानक उसे एक बेहद चौंकाने वाली चीज दिखती है, एक गोल्डन पूल। ये कोई साधारण पानी का तालाब नहीं होता बल्कि इसमें इमॉर्टल गोल्ड एसेंस भरा हुआ होता है। इस गोल्डन पूल को देखकर शिहाओ तुरंत समझ जाता है कि ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। इसमें एंशिएंट रून्स और पैटर्न्स मौजूद होते हैं जिससे उसे शक होता है कि इसे किसी बेहद पावरफुल बीइंग ने बनाया होगा, शायद कोई इमॉर्टल एम्परर। शिहाओ को यह भी रियलाइज होता है कि जो गोल्डन पूल बाहर था उसका कनेक्शन भी इसी पूल से है क्योंकि दोनों में सेम इमॉर्टल गोल्ड एसेंस मौजूद है। अब शिहाओ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो इसी पूल में कल्टीवेट करने का फैसला करता है ताकि अपनी बॉडी हील कर सके और अपनी पावर भी बढ़ा सके। जैसे ही शिहाओ कल्टीवेशन शुरू करता है वो विलो गॉडेस की हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी रिकवर होने लगती है, लेकिन तभी उसे एक और शॉकिंग चीज महसूस होती है। उसे पता चलता है कि उसकी दाव इंजरी के अंदर एक डार्क एनर्जी भी मौजूद है। ये एनर्जी साधारण नहीं होती बल्कि कॉज एंड इफेक्ट यानी कर्मा से जुड़ी होती है। शिहाओ को याद आता है कि ये पनिशमेंट उसे तब मिली थी
जब उसने थंडर ट्रिब्यूलेशन के दौरान कॉस्मिक रून्स को चैलेंज किया था। यानी ये ब्लैक एनर्जी अंदर से उसे खा रही होती है, और अगर वो इस गोल्डन पूल तक नहीं पहुंचता तो शायद वो खुद को बचा ही नहीं पाता। हीलिंग के दौरान शिहाओ अपने पास्ट को भी याद करता है, विलो गॉडेस और स्मॉल टावर के साथ बिताए हुए मोमेंट्स। वो सोचता है कि वो दोनों आखिर कहाँ चले गए और क्या कोई इनविजिबल फोर्स है जो उसे उनसे मिलने से रोक रही है। लेकिन शिहाओ इन सब को एक टेस्ट की तरह लेता है। वो मानता है कि अगर वो इस सिचुएशन से निकल गया तो वो पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। इसी बीच जब वो गोल्डन पूल की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होता है तब अचानक सिचुएशन पलट जाती है। पूल के अंदर की ओरिजिन एनर्जी उस पर रिवर्स अटैक करने लगती है। ये ओरिजिन एनर्जी बहुत डेंजरस होती है क्योंकि ये कंट्रोल्ड नहीं होती। ये पावर भी दे सकती है और डैमेज भी कर सकती है, दोनों एक साथ। शिहाओ ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर इस पूल में ऐसी एनर्जी क्यों है। इसी क्यूरियोसिटी में वो अपना प्राइमोर्डियल स्पिरिट भेजता है पूल के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे एक स्ट्रॉन्ग बैरियर मिल जाता है। शिहाओ उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे उल्टा बैकलैश मिलता है और उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट घायल हो जाता है। दूसरी तरफ बाहर आउटर वर्ल्ड के लोग अभी भी शिहाओ को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि शिहाओ घायल है, इसलिए वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि ये उनके लिए परफेक्ट मौका है उसे खत्म करने का। वापस अंदर शिहाओ हार नहीं मानता। वो सोचता है कि इस बैरियर के पीछे जरूर कोई बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है। तभी उसे अपनी ब्लैक फ्लेम याद आती है। वो तुरंत उस फ्लेम का इस्तेमाल करता है और हैरानी की बात यह होती है कि वही फ्लेम उस बैरियर को आसानी से पेनिट्रेट कर देती है। अब शिहाओ आगे बढ़ता है और आखिरकार गोल्डन पूल के कोर एरिया तक पहुंच जाता है। अंदर जो वो देखता है वो उसे पूरी तरह शॉक कर देता है। वहां एक गोल्डन चैरियट होता है जो पूरी तरह इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ होता है। इतनी रेयर मेटल को किसी ने एक साधारण व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया था। यही नहीं, वहां उसे एक गोल्डन बुल का स्केलेटन भी मिलता है। शिहाओ समझ जाता है कि बाहर वाला गोल्डन बुल शायद इसी स्केलेटन से रीबर्थ हुआ है। अब शिहाओ अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसे एक ऐसा दृश्य दिखता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। वहां उसे एक पावरफुल बॉडी दिखाई देती है, एक ऐसा अस्तित्व जो अभी भी कल्टीवेट करता हुआ लग रहा होता है, लेकिन असल में वो एक इमॉर्टल एम्परर का शव होता है। उस बॉडी से इतनी भयानक ऑरा निकल रही होती है कि शिहाओ तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था बल्कि एंशिएंट एरा का एक टॉप लेवल पावर हाउस था। शिहाओ को ये बॉडी कुछ फेमिलियर भी लगती है, जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा हो, शायद किसी एंशिएंट मॉन्यूमेंट में। जैसे ही वो इसे ऑब्जर्व करता है अचानक उसकी कॉन्शियसनेस एक विजन में चली जाती है। इस विजन में शिहाओ एक मैसिव एंशिएंट वॉर देखता है, एक ऐसा युद्ध जहां इमॉर्टल लेवल के बीइंग्स लड़ रहे होते हैं। उसी दौरान वो देखता है कि ये इमॉर्टल एम्परर एक बेहद खतरनाक एनिमी से लड़ रहा होता है। लेकिन तभी एक शॉकिंग मोमेंट आता है। सिर्फ एक ही अटैक में उस इमॉर्टल एम्परर के सीने को आर पार कर दिया जाता है। इतना पावरफुल अस्तित्व सिर्फ एक ही वॉर में गिर जाता है। ये देखकर शिहाओ पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसे एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है जहां इमॉर्टल एम्परर जैसे बीइंग्स भी मर सकते हैं। विजन खत्म होने के बाद शिहाओ उस बॉडी को चेक करता है लेकिन उसे उसमें कोई प्रीमोर्डियल स्पिरिट नहीं मिलता। तभी उसकी नजर उस बॉडी के पीछे एक ब्लैक होल जैसे पोर्टल पर पड़ती है। शिहाओ तुरंत समझ जाता है कि शायद उस इमॉर्टल एम्परर की सोल इसी पोर्टल में चली गई है, लेकिन वो ये भी महसूस करता है कि ये पोर्टल बेहद खतरनाक है, इसलिए वो ज्यादा रिस्क नहीं लेता और वापस लौटने का फैसला करता है। अब शिहाओ वापस अपने बॉडी में आकर कल्टीवेशन जारी रखता है और गोल्डन पूल की एनर्जी का पूरा फायदा उठाने लगता है। इसी दौरान उसे एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिलती है। उसके फ्लावर सिस्टम में सेकंड फ्लावर डेवलप हो जाता है जिसमें उसका प्रेजेंट फॉर्म दिखाई देने लगता है। पहले उसके पास सिर्फ पास्ट वर्जन था, लेकिन अब उसका करंट वर्जन भी फॉर्म ले चुका होता है। इससे शिहाओ की कॉम्बैट पावर काफी बढ़ जाती है और वो खुद को और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक ओरिजिन एनर्जी एक ड्रैगन शैडो का रूप लेकर उस सेकंड फ्लावर को सील कर देती है। शिहाओ ये देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी पावर मिलने के बाद भी वो उसे यूज नहीं कर पा रहा होता। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, इमॉर्टल स्वॉर्ड टेक्निक्स, सब कुछ, लेकिन वो सील टूटती ही नहीं। आखिरकार शिहाओ समझ जाता है कि अभी वो इस लेवल की पावर को कंट्रोल करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो इस बात को साइड में रखकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। इसके बाद उसकी बॉडी में एक और मेजर चेंज आता है। उसका सुप्रीम बोन फिर से इवॉल्व होने लगता है। शिहाओ को लगता है कि शायद वो एक नया सुप्रीम बोन डेवलप करने वाला है, लेकिन ये प्रोसेस बीच में ही रुक जाता है। फिर भी शिहाओ निराश नहीं होता क्योंकि अब वो समझ चुका है कि उसे और स्ट्रांग बनने की जरूरत है। इसी बीच बाहर के एनिमीज उसकी लोकेशन के काफी करीब पहुंच जाते हैं। साथ ही गोल्डन बुल भी वापस उसकी तरफ आने लगता है। शिहाओ समझ जाता है कि अब ज्यादा देर तक छिपना पॉसिबल नहीं है,
इसलिए वो खुद ही केव से बाहर निकलने का फैसला करता है। जैसे ही वो बाहर आता है, आउटर वर्ल्ड के फाइटर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी उससे एक लेवल ऊपर होते हैं, सेल्फ रिलीजिंग रेल्म में। लेकिन इस बार सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी होती है। गोल्डन पूल की ट्रेनिंग के बाद शी-हाओ अब पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। वो बिना किसी स्ट्रगल के एक एक करके सभी एनिमीज को खत्म कर देता है। एनिमीज शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि शी-हाओ अभी भी इंजर्ड है, लेकिन यहाँ वो पूरी डोमिनेंस दिखा रहा होता है। अंत में एक आखिरी एनिमी बचता है जो शी-हाओ को अंडर एस्टिमेट करता है और अपने पाम अटैक से उस पर हमला करता है। लेकिन शी-हाओ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। वो कामली अपनी उंगली पर इमॉर्टल एनर्जी गैदर करता है और सिर्फ एक स्नैप से उस एनिमी को इंस्टेंटली खत्म कर देता है। दूसरी तरफ आउटर वर्ल्ड के हायर अप्स को पता चल जाता है कि ट्रेजर रिवील हो चुका है, इसलिए वो तुरंत अपने लोगों को वहां भेजने का आदेश देते हैं। वहीं इंपीरियल पास की तरफ चो यू शेंग और बाकी लोग शी-हाओ को लेकर चिंतित होते हैं क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया होता। एल्डर मेंग भी सिचुएशन को समझ जाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वो लोग भी एक्शन लें। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।